नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648053096960608974386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज की हमारी डेट है 20 फरवरी। 20 फरवरी के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारा खजुराहो के मंदिर। सभी लोग जानते हैं खजुराहो बहुत फेमस है, तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 में जो आया था, माइक्रो एलईडी, रोगाणुरोधी प्रतिरोध और इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, भारत तिब्बत सीमा पुलिस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले खजुराहो मंदिर से। देखिए खजुराहो यहाँ पर अभी जो है वहां पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, जिसके तहत वहां की पुरानी जितनी भी कलाकृतियां हैं उनको डिस्प्ले पे लगाया गया। कलाकृति समझते हैं ना सब लोग, पुरानी पुरानी चीजों को दिखाया गया। सरकार अपनी बहुत तरीके से इस चीज पे कोशिश में लगी है कि जितने भी पुरा विशेष है, जो पुराने पुराने आइटम्स हैं, उनकी अवैध तस्करी बहुत ज्यादा हो रही है। उसको रोकने के लिए सरकार बहुत कोशिश कर रही है। तो इसी के लिए सरकार ने G20 कल्चरल वर्किंग ग्रुप जो है, G20 का सांस्कृतिक कार्य समूह 22 से 25 फरवरी में जो यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, उसमें 23 भारतीय पुरा विशेषों को प्रदर्शन करने की एक योजना तैयार। और इसमें यहाँ पर क्या बताया जाएगा, वहां पे तोता महिला, तोते को पकड़े हुए एक महिला की बलुआ पत्थर की एक मूर्ति बनी हुई है, वो एक कहानी यहाँ पर सुनाएगी। वहां पर उसके तहत सारी चीजें बताई जाएगी। तो अभी ये सब कुछ है एक्चुअली में। न्यूज जो मेन आपका चल रहा है, समाचार में जो चीज चल रही है वो ये एक्चुअली में है। अब इसी में हम लोग जो है और आगे इसको यहाँ पर पढ़ेंगे, समझेंगे, इसमें और नई नई चीजें। ठीक है, तो अब खजुराहो मंदिर को देखते हैं हम लोग। यहाँ पर खजुराहो टेम्पल किसने बनाए थे? देखो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, खजुराहो के मंदिर किसने बनाए थे। ये वन डे एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। कई बार का मतलब समझते हो, कई बार। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चंदेला डायनेस्टी जो है, वहां वहां पे ये टेम्पल्स हैं जो कि उन 950 से 1050 के बीच में बने थे, जहां पर आपको हिंदुइज्म, जैनिज्म, शैविज्म सबका मिलेगा। शैववाद, जैन मंदिर सारे टाइप के मिलेंगे यहाँ पर, जो कि विंध्यास के पास सिचुएटेड है। एक वहां का प्राचीन स्थानीय एक लोकल पीपल है, वो ये कहते हैं कि हिंदू देवता शिव और अन्य देवताओं ने कालिंजर क्षेत्र के जो निकट पहाड़ियां है वहां पे निर्माण का आनंद भी लिया था। अभी आज के समय में खजुराहो का जो पूरा मंदिर है और पूरा सारी चीजें कौन संभालता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एएसआई। एएसआई क्या है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। उसी के तहत सारी की सारी चीजें संभाली जाती है। वही पूरा अपने तरीके से, अपने हिसाब से पूरी चीजों को संभालते हैं उसी इलाके में। तो सरकार की जिम्मेदारी है प्रॉपर तरीके से पूरा संभालने की। अब इसमें मैं बात करूं और क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं खजुराहो में। मध्य प्रदेश में तो बने ही हुआ है, छतरपुर में बना हुआ है, झांसी के पास पड़ता है। इवन ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड किया हुआ, और इस पे क्वेश्चन भी आ चुका है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चंदेला डायनेस्टी ने बनाया था। और यहाँ पे जितने भी टेम्पल्स हैं, सबसे ब्यूटीफुल तरीके से अगर एक टेम्पल मैं बताऊं बना हुआ है, वो है केंद्रीय महादेव। यहाँ पे एक केंद्रीय महादेव का मंदिर है। बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इसकी दीवारें सजी हुई हैं और नागर स्टाइल में इसको बनाया गया है पूरा। जहाँ पर एक आप कह लीजिए एक अंतराला है, महा मंडप है, अर्ध मंडप है, प्रदक्षिणा पथ है। इसका पहली बार मेंशन जो है अल बिरूनी ने और इब्न बतूता ने अपनी बुक्स में किया था। ठीक है भाई, ये सारी चीजें आपसे इसकी हिस्ट्री में याद रखिएगा। बुंदेलखंड के रीजन में पड़ता है ये। और बहुत सारे और भी टेम्पल हैं, लक्ष्मणा टेम्पल, विश्वनाथ टेम्पल, तो काफी सारे टेम्पल हैं। और अल बिरूनी ने अपनी अबू रिहान जो उनकी बुक है वहां पर इसका मेंशन भी किया था। और
कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्होंने भी यहाँ पे अटैक किया था। इब्न बतूता यहाँ पे आए थे, उन्होंने भी बताया था। उन्होंने इसको पता है क्या नाम दिया था इब्न बतूता ने? कज्जारा। इब्न बतूता ने यहाँ पर कज्जारा के नाम से इसको बोला था। फिर उसके बाद सिकंदर लोधी, सुना है ना लोधी डायनेस्टी की, सिकंदर लोधी, आपने इसको हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो सिकंदर लोधी जो है, उन्होंने इस पूरे टेम्पल को तबाह किया। ठीक है भाई, तो याद रखिएगा इस तरीके से बने हुए हैं, सैंडस्टोन से बने हुए हैं, बलुआ पत्थर से बने हुए हैं, इनका आधार लगभग दबा हुआ ग्रेनाइट है। तो ये सारे फैक्ट्स इनके बारे में याद रखिएगा। और जितनी भी यहाँ पर चीजें बनी हुई हैं, वो सारी सारी चीजें किसको दिखाती हैं? वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर हिंदुइज्म को दिखाती है। नक्काशी जो भी है वो हिंदू देवी देवताओं के बारे में यहाँ पे दिखाती है। तो ये सब भी याद रखिएगा, बहुत ही हमारी पुरानी माइथोलॉजी को दिखाती है। और योग, योगिनी, इस तरीके की चीजें यहाँ पर बनी हुई है। तो कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कुछ इस प्रकार से है। बाकी यहाँ पर नई नई प्रकार की आपको आर्ट देखने को मिलेगी, बहुत ब्यूटीफुल आर्ट्स मिलती हैं इधर। और नए नए तरीके के कल्चरल इवेंट्स भी यहाँ पे होते रहते हैं, जैसे खजुराहो डांस फेस्टिवल होता है, और साउंड एंड लाइट शो भी होता है, ओपन लॉन में होती है। तो काफी नई नई चीजें भी यहाँ पे होती रहती है। ठीक है भाई, क्लियर हुआ सबको? और यूनेस्को हेरिटेज साइट में भी ये इंक्लूडेड है। 1986 में इनको दर्जा मिल गया था। और हम ये कह सकते हैं कि शुरुआती समय में हमारे देश की कलाओं का सबसे मानवतावादी अगर प्रतिनिधित्व किसने करवाया है, तो वो है खजुराहो के मंदिर। उन्होंने यहाँ पर बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पर स्मारक समूह के रूप में काफी चीजें बताई। और यहाँ पर डांस फेस्टिवल भी होगा अभी ही, और नृत्य महोत्सव यहाँ पे शुरू होने वाला है, आज से ही शुरू हो जाएगा। और G20 की जो सांस्कृतिक कार्य समूह है, उसकी भी पहली बैठक यही होगी। तो ये न्यूज में याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है G20 की सबसे पहली बैठक सांस्कृतिक कार्य की पूछता है। तो संस्कृति कार्य की पूछेगा तो खजुराहो आंसर होगा। G20 का मध्य प्रदेश के खजुराहो में 22 से 25 फरवरी तक वहां पे मीटिंग चलेगी। कल्चरल के बारे में, कल्चर फॉर लाइफ क्या जोर दिया जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, सरकार ने अप्रूव कर दिया है इस पूरे विलेजेस प्रोग्राम को। और वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम का हिंदी इंग्लिश दोनों में यही कहते हैं। अभी रिसेंटली इसको अप्रूव किया गया है, 4800 करोड़ में इसको अप्रूव कर दिया गया है। अब इसमें है क्या चीज, 2022-23 के लिए इसको आया है, अब 2025-26 तक चलेगा ये पूरा प्रोग्राम। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि भारत के जितने भी विलेजेस हैं उनको वाइब्रेंट बनाना है, मतलब उनको और ज्यादा जो है उनकी सीमाओं का विकास करना है, उनमें जितने भी गांव हैं उनको बेटर बनाना है। तो बेसिकली इस पूरे स्कीम का यही एक ऑब्जेक्टिव है कि जो भी मूल स्थान में रहने वाले लोग हैं ना, उनको ऐसा प्रोत्साहन करना है कि वो यहीं पर रहे। जो पलायन की सिचुएशन हम बहुत ज्यादा देख रहे हैं कि माइग्रेशन हो रहा है, ये पूरा ऑब्जेक्टिव है उस माइग्रेशन को रोकने का, कि भाई हम किस तरीके से ऑब्जेक्टिव में माइग्रेशन को पूरे तरीके से रोक सकते हैं। तो वही है इसका। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा इसके अंदर। ये स्कीम जो है पूरी, इस स्कीम के तहत आपको पूरा बॉर्डर एरिया में क्या क्या लोकेशन है, आप इमिग्रेशन कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे बताई जाती हैं। और ये स्कीम अभी के लिए फिलहाल के लिए तो 4 स्टेट्स को कवर कर रही है, हिमाचल, उत्तराखंड, अरुणाचल, सिक्किम, और 2 हमारी ये लद्दाख को, यूनियन टेरिटरी को भी, जो उनका नॉर्थ का एरिया है पूरा, उस पूरे को ये कवर करते हुए चलेगी यहाँ पर। ठीक है भाई, तो इसको भी याद रखिएगा, ये अपना इस तरीके से कवर अप कर रही है। बहुत ज्यादा एरिया तो अभी कवर नहीं करा है स्कीम ने, पर कोशिश है कि काफी ज्यादा तरीके से कवर करेगी, आगे आने वाले समय में कवर करेगी। ठीक है भाई, समझ गए सब लोग इस चीज को? तो ऐसे आपको याद रखना है कि इस तरीके की चीजें पूछी जाती हैं एग्जाम में। ये स्कीम जो है आपको और ज्यादा रूप में समावर्ती क्षेत्रों में जनसंख्या को बनाए रखने में भी सहायक होगी। इस स्कीम से जो है हमें काफी ज्यादा अभी जो उस एरिया के अंदर जो चीजें हैं ना, उसको जानने में काफी हेल्प मिलेगी। और वहां पे इसका पूरे का नाम रखा गया हब एंड स्पोक मॉडल, मतलब कि आप हब बनाओगे और भाई वही हब आपका बोलेगा भी। बोलेगा मतलब कि वहां पे बहुत अच्छी चीजें बनाई जाएंगी। वहां पर सोलर एनर्जी, मोबाइल इंटरनेट, टूरिस्ट सेंटर्स, हेल्थ सेंटर्स, सारी चीजें यहाँ पर करी जाएंगी
इसके लिए अलग से यहाँ पे यूज किया जाएगा पैसा, जिसमें से 4800 करोड़ का कुछ यहाँ पर टर्नओवर है, जिसमें से 2500 करोड़ तो सिर्फ रोड्स बनाने में ही इस्तेमाल किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ रोड्स बनाएंगे यहाँ पर। इस पूरे को यहाँ पर क्या होगा, मतलब अब अगर बात करें तो परिणाम क्या देखने को मिल सकते हैं। हर सभी मौसम में चलने वाली सड़क बनेगी, पेयजल की सुविधा होगी, पवन ऊर्जा पर केंद्रित 2400 घंटे आपको विद्युत आपूर्ति मिलेगी, मोबाइल और इंटरनेट की कनेक्टिविटी मिलेगी, टूरिस्ट सेंटर्स मिलेंगे, बहुत सारे नए नए हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ये है वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। क्लियर हुआ सबको? वाइब्रेंट विलेज का मतलब क्या? विलेज को वाइब्रेंट बनाने की कोशिश करें, जिसमें हम किसकी मदद लेने वाले हैं? ग्राम पंचायत की। क्योंकि लोकल गवर्नमेंट की, स्थानीय सरकार की मदद लिए बिना इतना बड़ा प्रोजेक्ट करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और साथ ही साथ सेंट्रल स्कीम, हर हर एक चीज को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा मिक्स करके। और पूरा का पूरा ये जो प्रोग्राम है वीवीपी के नाम से, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, इसका ऑब्जेक्टिव है सिर्फ यही है कि हम किसी भी तरीके से विलेजेस को इम्प्रूव करें। पहले अभी दौरान में बात करूं तो 663 विलेजेस को उठाया गया है जो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट पे लगाए जाएंगे। तो सबसे स्टार्टिंग में बहुत कम विलेजेस हैं, धीरे धीरे करके बढ़ाया जाएगा इसको। तो अभी के लिए तो इतना याद रखिएगा। और उत्तराखंड पे काफी फोकस रहेगा, सरकार का ऐसा कहना है, क्योंकि वहां पे काफी बॉर्डर्स वगैरह भी हैं और आईटीबीपी भी है। और नई नई बटालियंस यहाँ पे लाई जाएगी। आईटीबीपी इसके लिए काफी काम करने वाली है। आईटीबीपी की नई नई बटालियंस यहाँ पे काफी सारा काम करने वाली है, ताकि वहां पे रहने वाले लोगों की जो एक बेहतरी है, बेहतरीन बनाने के लिए ये एक पूरा काम किया जाएगा। और ये 2022 की बजट में अनाउंस हुआ था। और पूरा कंट्रोल कौन कर रहा है इसको? हमारा गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है ना, कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स करे, ताकि चाइना के आसपास जितने भी रोड्स है वहां पे बॉर्डर सही बने और लोगों को सुविधाएं मिले, दूरदर्शन हो, टीवी देखना हो, सब चीजें देखना हो, मतलब एक तरीके से डायरेक्ट सेंटर हर चीज मिले। जैसे बाकी राज्यों में हर चीज मिलती है, मिलनी शुरू हो गई है, ऐसे ही इन जगह पर भी ये सारी चीजें मिलनी चाहिए। समझ रहे हो सब लोग इस चीज को? तो ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको? इससे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, क्या है कैसे है, पूछा जा सकता है। अब एक नया सवाल है कि क्या जो हमारा मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 का आया था, क्या वो सच में ये मेंटल हेल्थ केयर जो एक्ट है, क्या ये उतना काम करने में, रोजगार में और चीजों में शामिल हुआ भी है? देखो मैं पहले बता दूं, ये 7 अप्रैल 2017 को पास किया था सरकार ने, और 2018 से इसको इफेक्ट में लाया गया था। ये इफेक्ट में 2018 से आता है, जिसमें यही था कि भाई अगर आप सुसाइड करते हो खुद से तो नहीं, आपको एक ये पनिशेबल माना जाएगा। तो ये पूरा एक एक्ट था, काफी बड़े तरीके से इसको गुलाम नबी आजाद देकर के आए थे, और फिर उसके बाद इसको इंट्रोड्यूस करवा दिया गया। इसने यही बोला है कि भाई मेंटल इलनेस, मानसिक जो आपकी एक विकार होता है, वो डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग 8 में से हर एक व्यक्ति को इस चीज का कुछ ना कुछ डिसऑर्डर है। और इंडिया में सबसे ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन है इस बीमारी से ग्रस्त लोगों की। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे कि क्या हो जाता है ना, एंजाइटी बहुत हो जाना, बहुत ज्यादा एक तरीके से चिंता हो जाना, तनाव हो जाना, अवसाद जैसी बीमारियां 25% से अधिक उनकी वृद्धि हुई है यहाँ पर। डब्ल्यूएचओ के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य पर औसतन अधिकांश देश अपने स्वास्थ्य बजट का 2% से भी कम खर्च करते हैं। बहुत कम है ये चीज। ठीक है, और सरकार भी 2012 से 30 के बीच में करीब करीब 1.3 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान करेगी समस्याओं के कारण। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पर एक और स्टडी यहाँ पर हुई है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की 2021 में, जहां पर यही बताया उन्होंने कि मेंटल हेल्थ जो है कितनी बड़ी प्रॉब्लम सबके लिए कर सकती है। मेंटल हेल्थ का यहाँ पर कितना बड़ा इशू है सबके लिए। तो वो सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं इसी में। तो अगर ये पूरे एक्ट की बात करें तो ये एक्ट ने क्या बोला था कि भाई मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल और सेवाएं प्रदान करेंगे, और ये सुनिश्चित करेंगे कि हर व्यक्ति को यहाँ पर अपने तरीके से जीवन जीने का अधिकार मिले। इस पूरे के पूरे एक्ट में क्या बेसिक इंपॉर्टेंट बातें की गई थी? इस पूरे एक्ट में यहाँ पर ये बताया गया था कि कोई भी मानसिक रूप से अगर बीमार होता है व्यक्ति, तो उसको किसी भी हॉस्पिटल में, तो उनको जितने भी हॉस्पिटल्स है वहां पे फटाफट से उपचार देने की कोशिश की जाएगी।
मतलब आप जानते हैं कि जो प्रक्रिया होती है उपचार करने की काफी डिले होती है, तो इसमें क्या किया जाएगा, उसको जल्दी से जल्दी ट्रीट करने की कोशिश की जाएगी। साथ ही साथ मानसिक रूप से जितने भी बीमार रोगी हैं उनके एक समुदायों के हिस्से के रूप में रहने के अधिकार को स्वीकार भी किया गया और उनके पुनर्वास पे भी ध्यान दिया जाए। उनको जो शारीरिक चीजें होती है ना, जैसे जंजीरों से बांध देना, इलेक्ट्रिक शॉक्स देना, ये सब चीजों के लिए जो है प्रमोट नहीं किया गया है। प्लस उनकी उनके बारे में उनकी उनकी साफ सफाई, उनका खाना, उनका गोपनीयता, उनकी प्राइवेसी बना के रखने की यहाँ पर प्राथमिकता दी गई है। तो एक्ट तो बहुत अच्छा था, आप पढ़ रहे हो, आपको आपको पढ़ के एहसास हुआ होगा कि एक्ट तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसी के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर काम करेंगी और दोनों ही एक मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, मेंटल हेल्थ अथॉरिटी की भी एस्टैब्लिशमेंट करने वाली है। तो सरकार की ओर से पहल तो बहुत अच्छी है, मैं भी आपको ये बताऊंगी, मतलब बीइंग अ टीचर आई विल बी टेलिंग यू कि सरकार की पहल इस चीज के लिए काफी अच्छी है। पर वही बात है ना कि क्या ये पहल उतनी साबित हो पाई है, क्या ये पहल उस तरीके से जो चाहिए थी वो साबित हो पाई है, ये सवाल है हमारा। ठीक है, लेकिन इसके चैलेंजेस बहुत सारे अभी आज भी। मेंटल हेल्थ की अथॉरिटीज जो मैं बात कर रही थी कि बनाई जाएगी, वो सब आज भी नहीं बनी है। प्लस इसका कोई रूटीन तरीके से चेकअप भी नहीं होता है। इसके लिए सरकार पैसा उतना देती भी नहीं है कि आपके लिए बहुत अच्छे से एक इंस्टीट्यूट बनाए जा सके। सरकार उतना पैसा देती भी नहीं है इसके लिए। साथ ही साथ सरकार जो है यहाँ पर कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज भी यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करती है। और अगर मैं बात करूं कि ऐसे मानसिक रूप से जो बीमार व्यक्ति होते हैं, क्या उनके उनके पास किस प्रकार के अधिकार है, तो देखो आर्टिकल 21 सबके पास है। चाहे किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, कैसा भी हो, हर एक व्यक्ति के पास वो अधिकार है भारत में जिसने जन्म लिया है, आर्टिकल 21, कि भाई हर एक को यहाँ पर जो भी मानसिक बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति है उनके लिए यहाँ पर गरिमापूर्ण जीवन जीने का प्रावधान है। उनके साथ किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाएगा, लिंग, धर्म, संस्कृति, यौन, जाति, वर्ग, विकलांगता, राजनीतिक मान्यता, किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मानसिक रूप से जितने भी बीमार लोग हैं उनको मानसिक स्वास्थ्य उपचार, मानसिक देखभाल, शारीरिक स्वास्थ्य देखभाल, इन सब के लिए गोपनीयता भी बना के रखी जाएगी और उनकी उनकी सहमति के बिना मीडिया में उनको कभी भी रिलीज नहीं किया जाएगा। तो ये काफी अच्छी चीजें हैं, ये तो चीजें सरकार ने काफी अच्छे से करी भी है ना। तो इस तरीके से चीजें यहाँ पर सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है। सरकार यहाँ पे नई नई चीजों को लेकर के आ भी रही है। बट वही है कि इन चीजों को अब आज के टाइम पर और ज्यादा इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो इस तरीके से अब आपको याद रखनी है चीजें कि ये सब पूछा जाता है एग्जाम में, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। ये है पूरे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये आप यहाँ पे रीड करो। इस पूरे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से आपसे सवाल किया जा सकता है। ठीक है भाई, तो थोड़ा सा आइडिया जरूर होना चाहिए अगर मान लीजिए मेंस का आप एग्जाम दे रहे हो। मेंस में कभी आपसे ऐसा सवाल आता है कि क्या क्या किया है क्या नहीं किया है, तो उस रिस्पेक्ट में भी आपसे थोड़ा सा इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए। ठीक है ना, अगर मेंस के ऊपर क्वेश्चन कोई भी आता है तो आप इसमें थोड़ा सा इसके बारे में लिख सकते हो कि हाँ इस तरीके की चीजें हुई हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ भी हुआ है तो वो आप उसको समझा सकते हो। नेक्स्ट है फोर्थ टॉपिक, माइक्रो एलईडी। अभी माइक्रो एलईडी क्या है और एप्पल इस पे शिफ्ट क्यों हो रहा है। माइक्रो एलईडी का एक ऐसा एक तरीके से एक उसमें तकनीक जोड़ी जाएगी जिसके तहत क्या होगा, जिसके तहत अपने दम पर चमकने की क्षमता वो रखता है और उसी के उपयोग पर वो आधारित है, अपने दम पर वो चमकने की क्षमता रखता है। और पूरी इस टेक्नोलॉजी में छोटे प्रकाश उत्सर्जन जो डायोड होते हैं, छोटे छोटे जो एलईडीज होते हैं, उनको एक साथ बना करके हाई क्वालिटी का डिस्प्ले किया जाएगा। कार्बनिक प्रकाश उत्सर्जन डायोड डिस्प्ले के विपरीत माइक्रो एलईडी डिस्प्ले में गैलियम नाइट्राइड जैसी चीजों का उपयोग किया जाएगा। छोटे छोटे पीसेस को इकट्ठा करके 200 स्मॉलर पीसेस को यहाँ पर इकट्ठा जोड़ा जाएगा जहां से इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जो है वो निकल के आएंगे। और जब ये सिग्नल्स यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे एक नया मॉड्यूल बनेगा और ये सारे मॉड्यूल्स एक साथ तैयार होकर के एक स्क्रीन की फॉर्म में तैयार होंगे। तो उससे क्या होगा कि एक नई तरीके से यहाँ पर उजागर करने में क्षमता मिलेगी, नए नए यहाँ से उजागर होगा, असीमित रूप से मापनीयता होगी, माइक्रो एलईडी प्रदर्शन किया जाएगा, रिजोल्यूशन मुक्त। तो ये इस तरह की चीजें यहाँ पे करने की कोशिश की जाएगी। व्यवहारिक उपयोग के लिए किसी भी रूप में स्क्रीन को स्वतंत्र रूप से आकार देने में क्षमता दी जाएगी। इससे जुड़े हुए चैलेंजेस भी है आज के टाइम पे।
अभी ये 2025 तक शायद इसको लागू होने की तैयारी है यहाँ पर। और इसमें क्या है कि बहुत ज्यादा इसमें कॉस्ट ज्यादा लगेगी और मैन्युफैक्चरिंग करने में जटिलता बहुत ज्यादा है, आसान नहीं है इसको बनाना, बहुत बड़े रूप में यहाँ पर इसको तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो उस रिस्पेक्ट में यहाँ पर क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, तो इससे लेस एनर्जी एफिशिएंट होगा, बाकी टेक्नोलॉजी की तुलना में थोड़ा सा इसका जो एफिशिएंसी होगी वो कम होगी। ठीक है भाई, तो ये भी एक याद रखिएगा, इस तरीके का फैक्ट्स आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला आर्टिकल है हमारा रोगाणुरोधी प्रतिरोध। रोगाणुरोधी प्रतिरोध की छिपी हुई महामारी से निपटने के लिए एक नया घोषणा पत्र तैयार किया। जैसे कि आप जानते हैं कि कोविड-19 पैंडेमिक में कितना घातक रहा है सब कुछ हमें यहाँ पर कितनी ज्यादा हानिकारक चीजें देखने को मिली है। लेकिन आज के समय में हमें क्या चाहिए, हमें एक नई नई दवाइयां चाहिए, नई नई इस तरीके की चीजें चाहिए, ताकि हम लोग जो है ना, हम वही मतलब ऐसा अभी आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि जहां नई दवाइयों ने मानव स्वास्थ्य में क्रांति तो ला दी है, वही स्वास्थ्य विशेषज्ञ जो है उन रोगजनक रोगाणुओं से जूझ रहे हैं जो दवाओं के प्रतिरोध बन गए हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एक एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस रोगाणु रोधी प्रतिरोध तैयार किया जाएगा। ये कब होता है कि ये होता क्या है बेसिकली, पहले तो ये समझ लेते हैं। ये तब होता है जब बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, इस तरीके के पैरासाइट जितने भी होते हैं, छोटे छोटे से जो चीजें होती हैं, ये बाकी सब चीजों के लिए प्रतिरोधी हो जाते हैं, जिसके लिए वो कभी संवेदनशील होते थे। तो अब क्या होता है कि यहाँ पर जो भी हम उपचार तैयार कर रहे हैं, हम जो भी उपचार तैयार कर रहे हैं वो हमारे लिए अप्रभावी होता जा रहा है, उनसे बीमारियां बनी रहती है और दूसरों में संक्रमण फैलने का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। रोगाणुरोधी प्रतिरोध सूक्ष्मजीवी जितने भी हैं उनको अक्सर सुपर बग के नाम से जाना जाता है। तो ऐसी चीजें यहाँ पे तैयार हो रही हैं। और इससे क्या होता है कि आज के टाइम पे एंटीबायोटिक्स बहुत यूज करने लग गए। सब लोगों ने कोविड के समय काफी सारी चीजें इसमें खाई हैं, एग्रीकल्चर के टाइम पर भी काफी ज्यादा यूज किया गया है इसको, और लोगों ने बहुत ज्यादा इसका जो है दुरुपयोग किया, गलत नुस्खा बता करके लोगों को जबरदस्ती खरीदवा दिया। ठीक है, और हॉस्पिटल से भी जहां से बनती है या फिर जो हॉस्पिटल्स है वहां से भी ये सारी चीजें बहुत ज्यादा रूप में बाहर निकल के आई हैं, बहुत ज्यादा वेस्ट भी हुई हैं ये चीजें। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें आपको याद रखनी है कि ये भी चीजें काफी ज्यादा देखने को मिली है। क्लियर हुआ सबको यहाँ तक? तो ये सब चीजें सवाल जो है वो हमसे पूछे जा सकते हैं, कहाँ पे क्या कैसे, इन सब पे भी सवाल आते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है इनके ऊपर, इनको भी आप याद रखिएगा। और रोगाणुरोधी जितनी भी दवाएं हैं उनके अधूरे कोर्स से दवा प्रतिरोध विकसित हो जाता है, साफ सफाई में कमी होती है, पानी में भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वहां से निकलने शुरू हो जाते हैं, और ये फिर क्या होता है कि आप ऐसी चीजें निकलने लगती है जिससे आप फिर आप न्यूमोनिया हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, उसकी दवाइयां भी लोगे आपको असर ही नहीं पड़ता। तो ऐसे इन्फेक्शन को ट्रीट करना असर नहीं पड़ पाता है। तो यही है बेसिक इसका ऑब्जेक्टिव जो पूरा बनाया गया है, वो इसी ऑब्जेक्टिव से इसको बनाया जा रहा है। ठीक है, और फिर उसके बाद वही है कि पर्सन को फिर पैसा ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, हॉस्पिटलाइजेशन ज्यादा लंबा होगा, पैसा ज्यादा खर्च करेंगे तो फिर और दिक्कत हो जाएगी। तो पैसा वही है, पैसा ज्यादा खर्च होगा तो समस्याएं थोड़ी ज्यादा बनने लग जाती हैं। तो इस चीज को याद रखिएगा, इससे सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पर सीधा आपसे सवाल पूछा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, सारे सीधा सीधा सवाल आएगा तो इसको भी याद रखिएगा। इंडिया यहाँ पे पूरी कोशिश कर रहा है इन चीजों के लिए, जैसे नए नए अब क्लेanलीनेस के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, जैसे स्वच्छ भारत अभियान हो गया, कायाकल्प, स्वच्छ स्वस्थ सर्वास्त्र, इस तरीके के प्रोग्राम्स लेके आ रहा है, ताकि हम लोग क्या करें, इस तरीके की चीजों को पहले ही रोकना शुरू कर दें। तो सरकार कोशिश इसके लिए काफी कर रही है, जैसे कि यहाँ पर अगर कोई जबरदस्ती गलत तरीके से नकली दवाइयां बेच रहा है उसके ऊपर भी रोक लगा देगी सरकार। प्लस इनकी बहुत ज्यादा खपत अगर हो रही है तब भी रोक लगा देगी। दवा बिक्री के ई नुस्खे पर कि भाई आप जो है ई नुस्खे लगा देंगे यहाँ पर, उसका उस पर नजर रखी जा रही है। और कृषि में भी थोड़ा इसका कम यूज करेगी, क्योंकि फिर कृषि में ऑर्गेनिकली कुछ नहीं रह पाएगा, वो भी तो रोकना है ना, ऑर्गेनिकली चीजों को रोकना है, तो वो रोकने की भी यहाँ पे तैयारी की जा रही है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे की जा रही है, जानवरों के शारीरिक विकास की भी गतिशीलता को रोकने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है कि भाई हम किस तरीके इन चीजों को रोक सके यहाँ पर। तो यही है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस यहाँ पर। इसको बढ़ने के लिए जो करने वाली बहुत सारी चीजें कि भाई ये हो क्यों रहा है, इस चीज का बहुत सारी हमारी काफी सारी चीजें। तो इस पूरे फैक्ट्स को यहाँ पर याद रखिएगा, सीधा सीधा आप लोगों से इस पर सवाल पूछा जा सकता है, और ये इंपॉर्टेंट भी है हमारे एग्जाम के लिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस सबसे सवाल पूछा जा सकता है।
लास्ट आर्टिकल है आपका इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। अभी मैंने बताया आपको आईटीबीपी के बारे में, ये चाइना के बॉर्डर पे पूरा निगरानी रखती है। तो चाइना जो है यहाँ पर नजर रख के अभी कैबिनेट ने 7 यहाँ पर आईटीबीपी के बटालियंस को यहाँ पर लेकर के आया है, ताकि वो क्या करे, जो अभी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम बताया था ना आपको यहाँ पर, उसके लिए भी है ये चीज। तो ठीक है भाई, तो इस तरीके से ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पर इसका मोटो क्या है, पहली चीज तो शौर्य धृतरा कर्मा निष्ठा। अब आईटीबीपी जो है वो यहाँ पर 24 अक्टूबर 1962 में बना था। और ये जो है पूरा इंडिया चाइना का बॉर्डर जो है काराकोरम पास से लेकर के अरुणाचल प्रदेश में 3500 किलोमीटर का जो पूरा बॉर्डर है उसको बनाती है, उसको यहाँ पर रक्षा करती है। और अभी यहाँ पर भारत तिब्बतन का जो सीमा पुलिस है यहाँ पर सीआरपीएफ उसको पूरा यहाँ पर स्थापित करती है। 1992 में यहाँ पर इसको जो है एक तरीके से पास किया गया था, जिसके तहत ये प्रॉपरली अपना देखती है। और ये एक ऐसी है जो कि पूरा माउंटेन चढ़ना और सारी चीजों को यहाँ पर काम मैप में रखती, क्योंकि आप जानते हो यहाँ पर कि भाई जो पूरा एरिया है वो माउंटेनरिंग से ग्रस्त है। जानते हो ना इस चीज को, मैंने बताया आपको कि भाई चाइना का एरिया है, माउंटेन तो वहां पे होंगे ही होंगे। तो माउंटेन अगर वहां पे ज्यादा है तो जरूरत है कि ऐसी फोर्स को तैयार करें जो माउंटेन्स के लिए यहाँ पर काम कर सके। ठीक है ना। तो इस तरीके से चीज आप लोगों को याद रखनी है, ऐसी चीजों से आपसे सवाल पूछा जाता रहा है और आगे भी आपके ऐसे क्वेश्चन पे सवाल पूछे जाए। ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर 2004 में वन बॉर्डर वन फोर्स करके यहाँ पे स्टार्ट किया गया था। तो उसी में वही है कि भाई पूरी पूरी फोर्स यहाँ पे तैयार की जाएगी। और अभी इनको क्या दिया गया है कि भाई जितने भी नॉर्दर्न बॉर्डर्स हैं वही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत इनको पूरा काम करना है। साथ ही साथ इनको वहां से आने वाले अगर कोई अवैध आप्रवासन है, गलत तरीके से लोग एंटर करते हैं, सीमा पार तस्करियां करते हैं अपराधों के लिए, तो उनको काम करना है। संवेदनशील जितने भी प्रस्थान है, बैंक है और व्यक्ति हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं। साथ ही साथ ये हमारे भारत के राष्ट्रपति भवन, उपराष्ट्रपति निवास, रुमटेक मठ सिक्किम में है, तिहाड़ जेल जो दिल्ली का है, और जो ये लबासना है उत्तराखंड का, सबकी प्रोटेक्शन ये करते हैं। क्योंकि लबासना ये वही है जहां पर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। तो ये सारा काम इनकी जिम्मेदारी है, इन सब चीजों को यहाँ पर रक्षा करना। ये सारी चीजों को यहाँ पर ये करते हैं। प्लस साथ ही साथ जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा साल भर में निकलती है, वहां पर भी सिक्योरिटी देने की जिम्मेदारी इनकी है। प्लस कई बार इन लोगों को अंगोला, नामीबिया, कंबोडिया, मोजाम्बिक जैसी जगह पर भी पीस कीपिंग के लिए भेजा गया है। तो ये सारे फैक्ट्स आप लोगों को याद रखने हैं। इन चीजों में इनका काम है और बहुत बेहतरीन रूप से काम है। सिर्फ काम नहीं है, आईटीबीपी बहुत नई नई रूप में काम करके हमारे लिए आती है। ठीक है भाई, तो ये आईटीबीपी का भी याद रखिएगा। मैं आपको बीएसएफ के बारे में भी पिछले लेक्चर्स में बता चुकी हूँ, आप लोगों ने अपने नोट्स में लिखा होगा, तो उसको भी याद रखना है ये सारी चीजें। ठीक है भाई। अब इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर एरो इंडिया 2023। अभी क्वेश्चन है, एरो इंडिया का मतलब समझ ही गए होंगे कि हवाई जहाज की बात है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि अभी ही एरो इंडिया का एक शो ऑर्गेनाइज किया गया है। यहाँ पर कहाँ पे किया गया है, बैंगलोर में। हर 2 साल में किया जाता है, HAL करता है। इस बार की इसकी थीम है द रन वे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। HAL जो हमारी पूरी बनाता है सारी चीजों को, ये एक एयर शो है जो बैंगलोर में किया जाता है। ठीक है, एयर शो किया जाता है जो कि हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री बनाती है पूरा। ये डिफेंस की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है डिफेंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजेशन। ये इसको पूरा आयोजित करती है। इस बार की थीम याद रखिएगा, और ये पूरे एशिया का सबसे बड़ा शो होता है। ये अभी 13 से 17 फरवरी को ऑर्गेनाइज किया गया था। येलहांका एयरफोर्स स्टेशन है बेंगलोर में, वहां पे ऑर्गेनाइज किया गया था। और ये इतने बड़े लेवल पे ऑर्गेनाइज करते हैं, 1996 से चलता आ रहा है कि भाई जितनी भी आप ऑर्गेनाइज करो, बाहर से बहुत से लोग आते हैं, इन्वेस्टर्स आते हैं, जो यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहे बिल्कुल कर सकता है इन्वेस्ट। तो हर 2 साल में इसको किया जाता है, जहाँ पे हम अपने बोइंग एयरक्राफ्ट, सारंग एरोबेटिक टीम्स हो गई, बहुत सारी सुखोई, ध्रुव, आईजीटे, हॉक, सबने नाम सुने ना वाले। अब तो राफेल भी आ गया है, सुखोई MK1 भी आ गए, जेगुआर्स आ गए हैं। इन सबको यहाँ पर डिस्प्ले किया जाता है। ठीक है भाई, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है अब यहाँ पर न्यूज में एक और ट्राइब्स न्यूज में है। ट्राइब्स का नाम है अपाटानी।
ट्राइब्स, अपाटानी पीपल, अपाटानी ट्राइब्स, ये थोड़े न्यूज में चल रहे थे और ये आज भी नहीं, काफी बार न्यूज में रहते हैं, इनकी पिक्चर्स वायरल होती रहती है। तो ये अरुणाचल प्रदेश के जीरो में रहने वाले एक ट्राइबल ग्रुप का नाम है अपातानी ट्राइब्स। ठीक है, ये रहते हैं, ये तानी नामक एक स्थानीय भाषा बोलते हैं और सूर्य और चंद्रमा की पूजा करते हैं, और ये एक इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज बोलना जानते हैं। और ये अपातानी एक लैंग्वेज है, ये वही बोलते हैं। इनका, इनकी जो लाइफ स्टाइल है वो कुछ इसी तरीके से है। यूनेस्को ने भी यहाँ पर इनको बोला था कि भाई ये बहुत आप कह रहे हो, बहुत एक बेहतर तरीके से अपना जो है पूरा एक डिस्प्ले करने में कामयाब है। और साथ ही साथ ये दो फेस्टिवल्स मनाते हैं, द्री एंड मोयोको। लिख लीजिएगा, द्री एंड मोयोको, दो फेस्टिवल्स भी ये मनाते हैं, तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखने हैं। और इनकी जब भी शादी होती है या कुछ भी है, इनका बहुत यूनिक लाइफस्टाइल जो है वो फेमस रहते हैं उसके लिए। इनका कल कल मैं आप कह सकती हूँ मैं ये कि इनका जो पूरा संस्कृति है वो कैसा है, कलरफुल सा है। तो कलरफुल संस्कृति के लिए इन लोगों को काफी ज्यादा जाना जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। इनको यूनेस्को ने भी अपनी वेबसाइट पे फीचर किया हुआ है, और जो इनका पूरा कल्चर है, पूरा का पूरा कल्चर, वो यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में भी आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो इनका कल्चर बहुत अच्छा है, इनके बैम्बू क्राफ्ट बनाना। ठीक है, यहाँ पर ना एक अलग से विलेज की काउंसिल्स होती है, मैं चाहती हूँ कि आप लोग वो नाम जरूर लिख लो, इन केस एग्जाम में कभी इस टाइप का क्वेश्चन बन जाता है तो आपको पता होना चाहिए। लिख लीजिए इस चीज को। इनके यहाँ पर जो है एक अलग से एक विलेज काउंसिल रहती है। विलेज काउंसिल का मतलब है विलेज में रहने वाली एक काउंसिल, नाम है बुलियान। ये है वहां के गांव की एक परिषद, लिख लीजिएगा, ये गांव की एक परिषद है, इंग्लिश में हम इसको कहते हैं विलेज काउंसिल, नाम है बुलियान। क्लियर है सबको यहाँ तक? तो ये सब सवाल आप लोगों से पूछे जाते हैं, ये लोग काफी सारी नई नई चीजों का यहाँ पर बनाना, रहना, बेसिकली एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। सबसे ज्यादा क्या करते हैं, एग्रीकल्चर, लेकिन ऑथेंटिक है, और नए नए कस्टम्स के लिए, बहुत पुरानी चीजों के लिए ये जाना जाता है। तो ये था आपका पूरा यहाँ तक का क्वेश्चंस, पूरे कंप्लीट कर लीजिएगा सब लोग यहाँ तक। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक आपकी सारी चीजें लिख ली होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। कैसा लगा आप लोगों को लेक्चर? वैसे अब आप लोग काफी कमेंट करके मुझे बताते हैं आपको कैसा लेक्चर लगा, पर और भी स्टूडेंट्स यहाँ पर बताएं, और भी स्टूडेंट्स साथ में जुड़े तो बहुत अच्छा लगता है। सभी लोग यहाँ पर कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आप लोगों को इन लेक्चर से क्या बेनिफिट मिलता है। थैंक यू एवरीवन लेक्चर को सुनने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।